दो पैन कार्ड मामले में एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। दोनों को जेल भेज दिया गया। उसके बाद आपको बताएंगे बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोट चोरी से ऊपर वोट डकैती का आरोप लगाया है, जिस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया। और फिर आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को ध्वजारोहण उत्सव के लिए अयोध्या राम मंदिर जाएंगे और उससे पहले कल सीएम योगी अयोध्या जाकर वहां की तैयारियों को परखेंगे। साथ ही बात होगी बिहार में करारी हार पर आरजेडी ने जहां समीक्षा बैठक कर तेजस्वी के ही नेतृत्व में पार्टी की कमान सौंपी है, वहीं रोहिणी के तेजस्वी पर गंभीर आरोपों के बाद सियासत काफी हाई है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। रामपुर जेल में आजम खान एक बार फिर पहुंच गए हैं और उन्हें जिला जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान के साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया और दोनों को 7-7 साल की सजा हुई है। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से बाहर आए थे और फिर से जेल के अंदर पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। 23 सितंबर को जेल से रिहा होने वाले आजम खान फिर जेल पहुंच गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया है और उन्हें भी 7 साल की सजा हुई है। जेल जाते वक्त भी आजम खान ने कोर्ट के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने उन्हें दोषी समझा, इसलिए सजा सुनाई है। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है, बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। कोर्ट के फैसले के बाद आकाश सक्सेना ने आजम खान पर कहा कि मीडिया में बात रखने से कुछ नहीं होगा, अगर सबूत है तो कोर्ट में दीजिए। कोई भी आपको अपना सबूत, अपना प्रमाण कुछ देना है तो कोर्ट में दीजिए। मीडिया के सामने कहने से क्या हो जाएगा, यहाँ दीजिए आप, अगर आपके पास कुछ है तो। और हर मामला पेपर एविडेंस के आधार पर है, हर चीज़ शीशे की तरह साफ है और हम अपनी बात को पूरी तरीके से हम साबित कर। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और अब एक बार फिर वो जेल के अंदर पहुंच गए हैं। आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को रामपुर जिला जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। आजम खान को अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है और 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया और रामपुर जिला कारागार में उनको कोर्ट से लाया गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये रामपुर जिला कारागार है और यहाँ आजम खान इस समय फिलहाल जिला कारागार में आ गए हैं। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 रामपुर। और बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने बिहार में हार को बीजेपी के वोट चोरी से ऊपर वोट डकैती बता दिया, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि राहुल अखिलेश कितना जोर लगा ले, लेकिन अब बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बारे में यही कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस की बात, मैं दूसरे दल के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वहां पर दिया जहां पर सरकार कहती थी उनके डबल इंजन है।
केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर अखिलेश अभी भी राहुल गांधी से नहीं सीखे ये कहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीती। बीजेपी को रोकना राहुल अखिलेश के बस की बात नहीं है। अब कोई बूथ लूट कर माफियाओं के बल पर चुनाव नहीं जीत सकता। श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं, फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और श्री अखिलेश यादव जी सैफई जाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने बिहार चुनाव में मिली हार को बीजेपी की वोट डकैती बताया है। उन्होंने कहा कि अब मामला वोट चोरी से ऊपर वोट डकैती तक पहुंच गया है। बीजेपी वोट चोरी से ऊपर वाला काम करती है। चोरी से ऊपर क्या बोलेंगे हम? हमारे यहाँ डकैती बोलते। तो ये चोरी नहीं है। मैंने कांग्रेस को भी समझाया कई बार, ये चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी चीजों की होती है। ये तो पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, तो इसको तो डकैती बोला जाएगा। बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज की महिला विधायक को पार्टी से निकालने वाले संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पिछली विधानसभा में देखा इकबाल समाज की विधायक का जिस तरह एक महिला का मान मर्दन पूरी समाजवादी पार्टी ने किया है, वो हम लोगों ने देख लिया। अभी एक बहन, खुद की अपनी सगी बहन का जो बिहार में ये महागठबंधन वालों ने किया है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो उनसे हम संविधान की बातें, लोकतंत्र की बातें, अब सूप हंसे तो हंसे, छलनियों हंसे जेमे 75 गो छेद, वो तो बर्दाश्त भैया ना। बिहार में अखिलेश की समाजवादी पार्टी को भले ही एक भी सीट गठबंधन में नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने तेजस्वी के लिए जमकर प्रचार किया था। लेकिन बिहार में करारी हार के बाद अखिलेश इसे जहां वोट डकैती बता रहे हैं, वहीं बीजेपी भी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सीएम योगी लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे और छात्रों को डिग्रियां सौंपी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में पहचान का संकट था। सीएम योगी ने कहा कि पहले दंगे फसाद होते थे, लेकिन हमने 2017 के बाद यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है। देखिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में पहचान का संकट था। पहले हर त्योहार में दंगे फसाद होते थे, लेकिन हमारी सरकार ने 2017 के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। हर त्योहार अब खुशी और उमंग से मनाया जाता है। जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, 8 साढ़े 8 वर्ष से आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं, कोई शोरगुल नहीं। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं और हर एक तबके के मनाए जा रहे हैं। हर एक क्या होली हो, क्या दीपावली, क्या विजयादशमी, क्या रक्षाबंधन, क्या क्रिसमस, क्या ईद, बकरीद, सब कुछ तो सारे पर्व और त्योहार बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए तकनीक के साथ साथ नैतिक विकास पर भी जोर देने की अपील की। सीएम योगी ने उदाहरण के लिए मर्सिडीज कार से गमला चोरी की घटना सुनाई। कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा, वह भी भंग हो रहा है। लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी ने छात्रों को डिग्रियां दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह मनाया जाएगा और राम मंदिर पर ध्वज पीएम मोदी खुद अपने हाथों से चढ़ाएंगे। 5 दिन चलने वाले इस भव्य प्रोग्राम की तैयारियां जोरों पर हैं। कल खुद सीएम योगी अयोध्या जाकर पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों को परखेंगे। सीएम योगी राम मंदिर परिषद में बैठक भी करेंगे, जिसमें आने वाले मेहमानों की सुविधा के साथ में वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की तैयारी देखेंगे। सीएम योगी राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारी का जायजा लेने के लिए मंगलवार को सीएम योगी अयोध्या जाएंगे। पीएम मोदी कहां-कहां रुकेंगे, तमाम बिंदुओं का बारीकी से जायजा लेने के साथ साथ सीएम योगी स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल जनपद अयोध्या में आएंगे और जो 25 तारीख को प्रोग्राम है ध्वजारोहण का श्री राम मंदिर टेम्पल में, उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और भ्रमण करके भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या तैयारियां हैं और पूरी समीक्षा करके जाए। सीएम योगी राम मंदिर परिषद में बैठक भी करेंगे, जिसमें आने वाले मेहमानों की सुविधा के साथ वीआईपी और वीआईपी मेहमानों के अलावा पीएम मोदी के आगमन और राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों की कार पार्किंग के लिए पूरी तैयारी है। इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो जारी कर जानकारी साझा की। उनके वाहनों के खड़े होने की लोकेशन व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। पुलिस बहुत ही सावधानता से तालमेल के साथ पार्किंग के स्थानों का चयन कर रही है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सज। इन सभी चीज़ों का बारीकी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण भी करेंगे। कल मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा है, जिसको लेकर के अब ग्राउंड जीरो पर अधिकारी पहुंच गए हैं और लगातार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई खत्म हो गई है। वीडीए और पीडब्ल्यूडी की मौजूदगी में लगभग 2 घंटे तक कार्रवाई चली, जिसमें 3 मंजिला मकान को ध्वस्त कराया गया। चौड़ीकरण की कार्रवाई में आज 5वां मकान ध्वस्त हुआ है और इस दौरान ध्वस्त हुए मकानों का मुआवजा भी दिया गया है। और वाराणसी की दाल मंडी का 3D मैप सामने आ गया है। चौड़ीकरण के बाद नए दाल मंडी के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने वीडियो जारी किया है। नए दाल मंडी के 3D मैप में सड़क के दोनों ओर पाथवे नजर आ रहा है। नए दाल मंडी में हेरिटेज राइड्स आकर्षण का केंद्र बनेगी। दाल मंडी को नए तरीके से निर्माण के बाद में नई सड़क से विश्वनाथ मंदिर तक सुलभ रास्ता होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद में राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लालू प्रसाद ने फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगी। चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य को लेकर लालू परिवार में कोहराम मचा है। हालांकि अब लड़ाई इससे आगे बढ़ चुकी है। रोहिणी के बाद लालू यादव की और 3 बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी हैं। देखिए। बिहार में चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी ने तेजस्वी यादव के आवास पर समीक्षा बैठक बुलाई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। वहीं आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों ने एनडीए पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए।
सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य को लेकर लालू परिवार में कोहराम मचा है। रोहिणी रोती हुई एयरपोर्ट पहुंची और अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। हालांकि अब लड़ाई इससे आगे बढ़ चुकी है। रोहिणी के बाद लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी हैं। ये सब गुंडा क्रिमिनल है। ये सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल मर्डरर सब है। असलहा ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है। लालू के सामने बेटियों के साथ हो रहे इस व्यवहार को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे। हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद लालू परिवार ही बिखर जाएगा। चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। तेजस्वी यादव के चुनाव प्रबंधक रमीज नेमत को लेकर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रमीज नेमत पर यूपी में 11 केस दर्ज हैं। रमीज अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। लालू के परिवार में कलह पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कैसी है तैयारी, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावित 20 तारीख को नई सरकार का गठन इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9 बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं और अब रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं। जो कीर्तिमान नीतीश कुमार ने अपने नाम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी और मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 26 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022 और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बतौर सीएम 10वीं बार भी शपथ लेने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड दूसरे किसी भी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम नहीं है।
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। शपथ ग्रहण के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जहां हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। एक दिन पहले 19 नवंबर को मौजूदा सरकार और असेंबली को भंग कर दिया जाएगा और 20 नवंबर की सुबह नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लिए एक नई सुबह होगी। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बेटे पर हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप के साथ में मौजूद हरिद्वार पुलिस के गनर को सस्पेंड कर दिया गया। चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर पूर्व मुख्य सचिव रामास्वामी के बेटे के साथ बीच सड़क पर मारपीट का आरोप है। गाड़ी को पास नहीं देने पर चैंपियन के बेटे ने आपा खो दिया और सामने गाड़ी रोककर पहले पिस्टल तानी और फिर बुरी तरीके से पीटा है। देखिए। देहरादून के राजपुर थाना इलाके में ये घटना हुई। पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही लैंड क्रूजर ने हूटर बजाया और जगह नहीं थी तो पास नहीं दिया, लेकिन जगह मिलने पर पास दे भी दिया गया। लेकिन आगे जाकर लैंड क्रूजर अचानक रुक गई और उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई। बोलेरो गाड़ी से पुलिसकर्मी निकले और लैंड क्रूजर से उतरे चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह। आरोप है कि दिव्य प्रताप ने यशोवर्धन पर बंदूक तान दी और फिर कार से बाहर खींचकर सड़क पर गिराया और डंडों लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। इस दौरान पीड़ित बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, कहता रहा कि भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, लेकिन गुंडागर्दी रुकी नहीं। हैरानी की बात ये थी कि मौके पर चैंपियन के बेटे का गनर और एक महिला भी मौजूद थी।